हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा बैंक समाधान विवरण चल रहा है अब। और बैंक समाधान विवरण में हम उसकी रीतियाँ पढ़ चुके थे और आज मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चंस का आपको फॉर्मेट बता दूंगी, तरीका बता दूंगी, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस में उसको करना और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। ठीक है, तो मैंने आपको जो हमारी विधियां थी बैंक समाधान विवरण की, यानी कि बैंक बीआरएस की जो हमारी विधियां थी वे मैं आपको कल बता चुकी हूँ। थोड़ा सा और इसे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके चलूँ तो हमारी एक विधि है जब कैश बुक का डेबिट शेष हो। ठीक है, फिर हमारी जो सेकंड विधि है वो है हमारा जब कैश बुक का क्रेडिट शेष हो। थर्ड है हमारी जब पासबुक का डेबिट शेष हो। और फिर फोर्थ है हमारी जब पासबुक का क्रेडिट शेष हो। ठीक है, यानी कि आप कैश बुक का डेबिट शेष देखेंगे और क्रेडिट शेष देखेंगे, और पासबुक का आप डेबिट शेष देखेंगे और क्रेडिट शेष देखेंगे, यानी कि बैंक का डेबिट शेष। अब देखिए, यदि आपने ये वाली रेडी कर ली और ये वाली रेडी कर ली, वैसे एग्जाम में पूछी भी यही जाती है तो ठीक है, यदि आपने ये दोनों पढ़ ली तो आपकी ये अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये और ये आप पढ़ लीजिए तो आपकी ये दो भी अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको अलग अलग जो हमारी विधियां हैं उनके ऊपर एक एक क्वेश्चंस आपको समझा दूंगी, फिर आप उसी के आधार पर अपनी प्रैक्टिस करना। वैसे देखो क्वेश्चंस जो देखो, टाइम अब कम है। ठीक है, और हमारा बैच भी 45 दिन का ही है ये, तो उसके आधार पर मैं थोड़ा शॉर्टकटली में क्वेश्चंस को कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन एक एक ही कराऊंगी मैं। बाकी मैंने आपको जैसे भी पहले बताया है, यदि कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों मैंने जो आपको 4 रूल्स बताए हैं, अब उनमें से मैं एक रूल्स को फॉलो करते हुए आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, देखो ये है हमारा 31 दिसंबर 2011 को जो हमारा कैश बुक का जो डेबिट शेष था, याद रखना डेबिट है। ठीक है, डेबिट शेष के अनुसार ही हम अपनी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। वो था हमारा 6023 रुपये। ये रहा हमारा रोकड़ बही शेष के अनुसार, रोकड़ बही के शेष के अनुसार कौन सा है ये हमारा डेबिट शेष है, यानी कि हम जिसमें बेस मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं जो हमारा कैश बुक का डेबिट शेष होता है। ठीक है, और कितने हैं ये हमारे 6023 रुपये। फिर है हमारा बैंक में, देखो जी देखते हैं ना कि हमें बेस क्या मानना है, किस बेस पर हमें क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन होगी ना उसी के अनुसार दे देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है रोकड़ बही के अनुसार जो हमारा शेष था वो डेबिट था, यानी कि आपको कैसे पता चला है, जो हमारा कैश बुक है, कैश बुक का डेबिट साइड के बेस पर हमें क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना है। तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारी जो हमारा बैलेंस है हम यहाँ पर लिखेंगे उसको। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंक में संग्रह हेतु 1420 रुपए का चेक भेजा गया। भाई चेक बैंक में भेज दिया गया कलेक्शन के लिए, जिसका संग्रह नहीं हुआ। यानी कि एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचो, भाई बैंक वाले हैं, उन्होंने कलेक्ट करने के लिए क्या किया, कलेक्ट करने के लिए चेक निर्गमित किया, ये एक तरह से कह दो बैंक में संग्रह हेतु चेक भेजी। यानी कि व्यापारी ने क्या किया, 1420 रुपए के चेक भेज दिए और अपने रोकड़ बही में उनको ऐड कर दिया। ठीक है, देखो तुम एक व्यापारी हो, तुमने क्या किया, कुछ चेक उठाए और रोकड़ बही में उनका ऐड कर लिया, ये लिख लिया कि आज ये चेक आ जाएंगी। ठीक है, 1420 रुपए के ऐड कर लिया आपने अपनी रोकड़ बही में और जाके बैंक में दे दिया, और बैंक वालों ने कलेक्ट ही नहीं किए, वहां पे हुए नहीं कलेक्ट। तो क्या हो गया, पासबुक में तो तभी एंट्री होगी ना जब वो कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले उससे अपने मतलब कि जो अपनी रोकड़ बही है उसमें से माइनस करोगे। ठीक है, माइनस ही तो करोगे क्योंकि तुमने वो चेक भेज दिए, कलेक्ट करने के लिए भेज दिए।
वालों ने अभी तक कलेक्ट किए ही नहीं, तो बैंक ने तो जब बैंक में पासबुक में एंट्री हुई नहीं तो तुम अपनी कैश बुक में कैसे कर दोगे। तो इसीलिए जो जो पैसे, ठीक है, जो भी आपने कलेक्शन के लिए चेक भेजे हैं और वो कलेक्ट हुए नहीं और आपने उनका लेखा रोकड़ बही में कर दिया, ठीक है, तो करने के लिए क्या करोगे, आप उसको माइनस कर दोगे इतनी में से। तो इसलिए हम संख्या माइनस कर देंगे, ठीक है। 1420 रुपए घटाएंगे। इसमें दो मदें आती हैं, ये हमारी जोड़ने वाली मदें और ये हमारी घटाने वाली मदें। दिमाग पर जोर देना, जो चीज हमारी कलेक्ट नहीं आई, जो चीज हमारे पास आई नहीं अभी तक, ठीक है, और आपने रोकड़ बही में पहले ही लिख दी, तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सबको कंटिन्यू करना है। तो देखो फिर है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा 3000 के चेक निर्गमित किए गए। 3000 के चेक निर्गमित कर दिए गए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, लेकिन उनका भुगतान है वो अभी तक प्रस्तुत ही नहीं हुआ। निर्गमित तो कर दिए लेकिन प्रस्तुत नहीं किया, दिए नहीं हमने, और एंट्री इनकी कर दी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि पासबुक में इनकी एंट्री हो चुकी और उनको हम माइनस कर देंगे। यहाँ सॉरी पासबुक में से माइनस करते हैं, बट हमारी जो कैश बुक है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। याद रखना, जो चीज हमारी पासबुक में माइनस हो रही है वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, और जो चीज यहाँ पर प्लस हो रही है कैश बुक में वो वहां पर माइनस हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये रहा, चेक निर्गमित किए गए थे किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुति नहीं की, भुगतान ही नहीं मिला उनका, ठीक है, तो हम यहाँ पर उनको प्लस कर देते हैं, यानी कि भुगतान किया नहीं अभी तक, ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट 1850 बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम के लिए सीधे भुगतान किए गए। भाई 1850 रुपए है बीमा के लिए, और जो कि सीधे भुगतान कर दिए गए। कहाँ पे, अब देखो बैंक ने अपनी तरफ से भुगतान कर दिया किसी भी आपके खर्चे का और आपको पता ही नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम के लिए सीधा भुगतान किए गए, बैंक ने उसका भुगतान कर दिया, तो क्या हो गया, उसने अपनी पासबुक में ऐड कर दिया उन्हें, तो जिस चीज पासबुक में ऐड हो गई वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहाँ से घटाएंगे, कैश बुक में से घटा देंगे। यह आपका हो गई यहाँ का। फिर है हमारा फिफ्थ पॉइंट 120 रुपए बैंक ने ब्याज के क्रेडिट किए, ठीक है। जो चीज हमारी क्रेडिट होती है ना हम उसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे। बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया ब्याज, ये रहा हमारा 120 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। अब हमें फाइनल आंसर लाना है। देखो भाई, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3120 रुपये, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9143 रुपये, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया। इसको और इसे प्लस करेंगे तो 3120, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 9143 रुपये। अब क्या करेंगे, अब जो हमारी घटाने वाली मदें हैं उनको भी जोड़ो, ये रही, ये प्लस कर देंगे, इसको और इसको प्लस करके क्या आ जाएगा हमारा 3270 रुपये, ठीक है। 3270 आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले योग में से और इस वाले योग को घटा देंगे, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 5873, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इतना समझ में आ गया। याद रखना, जो चीज पासबुक में ऐड हो रही है वो हम कैश बुक में माइनस करेंगे, और जो चीज पासबुक में माइनस हो रही है वो हम कैश बुक में ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए सेकंड जो मेथड है हमारा, ये रहा। निम्नलिखित से बैंक समाधान विवरण तैयार करें। दिनांक 31/12/2017 को पासबुक के अनुसार बैंक शेष, यानी कि हमारा क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट शेष कितना था भाई, 6428 रुपये। हमें यही से पता चलेगा कि हमें किसे आधार अपना मानना है। तो हमें कौन सा, जैसे यहाँ पर हमें पता चल रहा था रोकड़ बही का डेबिट शेष मानना है आधार, और यहाँ पे किसको मानेंगे हम, पासबुक के क्रेडिट को, ठीक है। तो हम पासबुक के क्रेडिट को जब आधार मानेंगे तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैलेंस कितना है भाई, बैलेंस हम हमेशा सिंपली यहाँ पर लिखते हैं अपने योग की साइड, जो हमारा योग वाला कॉलम होता है 6,428 रुपये, ठीक है। फिर हमारा जो क्वेश्चन जो पॉइंट है वो है हमारा सेकंड वाला बैंक व्यय, यानी कि जितने भी हमारे बैंक चार्ज हुए उसको। अब जो व्यापारी है वो किसे देख रहा है, अपनी पासबुक देख रहा है। अब पासबुक के आधार पर वो क्या सही करेगा, अपनी कैश बुक सही करेगा, समाधान विवरण बनाएगा। उसने अपने पास क्या रखा है, पासबुक। तो आपको पासबुक के आधार पर अपना ये समाधान विवरण तैयार करना है, ठीक है। अब देखो भाई पासबुक में क्या दर्ज है आपका, बैंक व्यय है जो 120 रुपये था, तो क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये रहा, हम इसको जोड़ देंगे। पासबुक के आधार पर जितने भी हमारे व्यय होते हैं हम उसको जोड़ देते हैं। यदि ब्याज इंटरेस्ट वगैरह जो भी लगाया है बैंक ने उसको हम प्लस कर देंगे। तो हम सबसे पहले बैंक व्यय को हम जोड़ेंगे, ठीक है। कितना आया हमारा 120 रुपये। फिर है हमारा सेकंड पॉइंट, फिर है हमारा बैंक ने 1000 लाभांश एकत्रित किया, यानी कि बैंक ने 1000 रुपये इकट्ठे किए, कलेक्ट किए। तो यानी कि हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो ये रहा 1000 रुपये भाई बैंक ने कलेक्ट कर लिए। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने पासबुक कैश बुक में से इसको माइनस कर दोगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, बैंक ने 1000 रुपये लाभांश एकत्रित किए, ठीक है। तो देखो हम इसको घटा देंगे क्योंकि हम इसको पासबुक के बेस पर बना रहे हैं। तो बैंक द्वारा एकत्रित किया गया लाभांश कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, 2600 यानी कि 2600 के चेक जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, ठीक है। 2600 के चेक थे भाई, वो जारी कर दिए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। देखो चेक जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुति नहीं हुई, जब बैंक में गए नहीं वो बैंक तक ही नहीं पहुंचे, तो बैंक वाले कैसे पासबुक में एंट्री करेंगे। और इनफैक्ट आपकी कैश बुक में इसकी एंट्री हो रखी है, तो जो चीज कैश बुक में बढ़ रही है वो पासबुक में ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट और फिफ्थ, 1600 के चेक बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। भाई 1600 के चेक है बैंक में हमने जमा करा दिए लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, तो इस तरह की जो राशि होती है मैंने पहले भी बताई थी, इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, चेक जमा किए लेकिन क्रेडिट नहीं किए, तो इनको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी हमारी मदे थी, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ये शो करनी है। तो अब देखो इसका जो योग करेंगे वो कैसे करेंगे, जैसे सिंपली इसमें क्वेश्चन में था वो भी इसी में करेंगे। हम इसको प्लस करेंगे, इनको प्लस करके हमारा आ जाएगा 1720 रुपये, ठीक है। 1720 रुपये हम फिर इनको भी प्लस कर देंगे और इनको प्लस करके हमारा आ जाएगा 8148 रुपये, ठीक है। इतना कलेक्ट। फिर है हमारे ये वाले, इनको भी हम प्लस करेंगे, ये हमारे आ जाएंगे 3600 रुपये। अब क्या करना है, लास्ट में माइनस करना है, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 4548 रुपये, ठीक है। जिसको भी हम बेस मान रहे हैं, जिस भी विधि से हम कर रहे हैं, तो उसी विधि से आपको ये देखना है कि बैंक में कौन सी राशि प्लस की गई है, उसके अपोजिट आप अपनी कैश बुक में माइनस कर देंगे, ठीक है। बस अपोजिट करना है, जो चीज माइनस हो रही है उसको क्रेडिट प्लस करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अपनी कंटिन्यू करना है। और ये इतना सिंपली हमारा क्वेश्चन है, रोकड़ बही के अनुसार जो हमारा शेष रह गया वो हमारा कितना रह गया, वो रह गया हमारा 4548। और इसमें हमारा पासबुक के अनुसार हमारा जो शेष, याद रखना जिस भी विधि से कर रहे हो आप, लास्ट में उसके अपोजिट आपकी, जैसे आप किसकी विधि से कर रहे थे, रोकड़ बही के अनुसार, तो पासबुक के अनुसार शेष क्या हो गया आपका, ये होगा। यहाँ पे आपने किसके अनुसार किया, पासबुक के अनुसार, तो आपका किसके अनुसार शेष रहेगा, रोकड़ बही के अनुसार। यह आपका सिंपली क्वेश्चन है। और एक बात मैं बता दूं, इसकी थ्योरेटिकल ज्यादा करना आप, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आ रहे हैं, कुछ टाइम से ये क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, बट करना जरूरी है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कुछ नहीं पता है। एक मैं बता रही हूँ, जो अगर आप कॉमर्स को, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आप हिंदी में कराइए,
देखो कॉमर्स जितना आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना इतना बेटर है, और फिर भी मैं इतनी ज्यादा हिंदी करा रही हूँ। ये क्वेश्चंस जो है मैंने हिंदी में कभी नहीं किए, बट मैं आपके लिए करा रही हूँ क्योंकि आपको हिंदी में मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा जरूरी है कि आप इनको इंग्लिश में ही करने की कोशिश करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप उसे इंग्लिश में ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑडिट को हिंदी में अंकेक्षक बोलते हैं, ठीक है। तो अंकेक्षक सब ज्यादा टफ है या फिर ऑडिट ज्यादा टफ है ना। ऑडिटर को हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षक, ऑडिट को बोलते हैं अंकेक्षण। तो इसमें इसमें इतना अंतर आ गया। ये ओवरऑल मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी कॉमर्स है वो यदि आप इंग्लिश में ही करें ना तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि कंप्यूटराइज सारा वर्क होता है इसका, और कंप्यूटर में मोस्टली जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा इजी रहती है। तो इसलिए यदि हो सके तो आप इसको इंग्लिश, जो इनको न्यूमेरिकल, आफ्टर ऑल न्यूमेरिकल तो आप कर ही लो इंग्लिश में, ठीक है। बाकी कुछ ना करो, बाकी तो मैं आपको हिंदी में समझा ही रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए, आगे की 2 विधियां और बता रही हूँ मैं आपको। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेयर, है ना। तो यानी कि हम इसमें रोकड़ बही का जो क्रेडिट शेयर है उसके बेस पर बनाएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट है वो है हमारी रोकड़ बही के बैंक क्रेडिट का शेष है जो वो है हमारा 14,400, या फिर हम इसे कह सकते हैं रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेयर, यानी कि अधिविकर्ष के आधार पर, ठीक है। तो है हमारा 14,400 रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमारा रोकड़ बही के अनुसार जो शेष है वो है कितना, 14,400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6,160 के चेक बैंक में जमा किए गए। 6,160 का जो चेक है वो हमने बैंक में जमा किया गया, परंतु राशि जमा नहीं हुई, किसी कारणवश वो जमा नहीं हुआ। तो इसकी जो है ये हमारे ऐड हो जाएगी। देखो धनराशि जमा नहीं हुई, ये रही, चेक बैंक में जमा कराया गया किंतु धनराशि जमा नहीं हुई। देखो हमारे पासबुक का ऑटोमेटिकली जो हमारा शेष है वो घट गया, तो जो पासबुक में घट गया वो ऑब्वियसली हमारे समाधान विवरण में ऐड हो जाता है। तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 6,160 की राशि को, ठीक है। फिर है हमारा लेनदारों को 2,880 रुपए के चेक जारी किए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, ठीक है। भाई लेनदार है वे हमारे, हमें देने हैं उनको पैसा, तो कितने रुपए हैं, ये है हमारे 2,880 रुपए के चेक जारी किए गए परंतु भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए, यानी कि वो अभी तक हमारे ही पास है। तो क्या होगा इसका, ये हम घटाएंगे, ठीक है। हमने जारी कर दिए थे, भेज दिए थे, बट वो किसी कारणवश वहां पर उन तक पहुंच नहीं पाए, तो वो वापस आ गए हमारे पास। तो जो राशि हमने लिख ली थी लेनदारों के खाते में लिख ली थी, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे, ये रहे हमारे चेक जारी किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, तो ये हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बैंक ने 2,000 अपना बैंक व्यय लगाया। भाई बैंक ने अपना व्यय लगाया है 2,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन वो हमें पता नहीं था, वो बाद में पता चला है, तो इसको इसके समाधान में हम इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये रहे आपके 200 रुपीज। नेक्स्ट है हमारी 5वीं एंट्री 4,000 एक ग्राहक ने व्यापारी के बैंक खाते में सीधे जमा कर दिए। 4,000 रुपए बैंक खाते में सीधे जमा हो गए, ठीक है। तो जब सीधे जमा हो गए तो हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो इसकी राशि को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ग्राहक ने एक व्यापारी के बैंक खाते में जमा करा दिए गए, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे 4,000 रुपए, ठीक है। अब देखो अपनी कैलकुलेशन करेंगे, सिंपली इनको और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6,360 रुपए, ठीक है। 14,000 में से 14,000 और 400 में प्लस करेंगे 6,360 रुपए, तो आ जाएगा हमारा 20,760 रुपए, ठीक है। अब हम जो हमारी राशि घटाने वाली है उसको प्लस करेंगे, 2,880 रुपए और 4,000 रुपए को हम प्लस करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 6,880 रुपए, ठीक है। अब इसमें से यानी कि जो हमारा योग आया था और जो हमारी घटाने वाली राशि आई थी इसमें से माइनस करेंगे, 20,760 रुपए में से हम अपने 6,880 माइनस करेंगे, तो ये हमारा पासबुक के अनुसार जो हमारा शेष बचेगा वो बचेगा हमारा
13,880 रुपये। ठीक है, कुछ 4 मेथड मैंने आपको कराए हैं, 4 में से मैं आपको 3 का जो क्वेश्चन है वो बता चुकी हूँ, बट मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं ना वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके मेथड को समझ के आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और उसी मेथड के जो मतलब कि उसी मेथड के अनुसार आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आप शुरू करते हैं ये वाला। 30 जून 2024 को वेदांत की पासबुक में 12,700 का बैंक अधिविकर्ष है। ठीक है, समाधान विवरण बनाइए। भाई किसके अनुसार? पासबुक का बैंक अधिविकर्ष यानी कि पासबुक के डेबिट साइड के अनुसार हम ये विवरण बनाएंगे। अब देखो 12,700 हमारी जो है बैलेंस है पासबुक का। ठीक है, फिर फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी इसमें है वो बैंक में वसूली के लिए भेजे गए चेकों का। भाई बैंक में वसूली के लिए भेजे गए चेकों का रुपया बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि बैंक के पास अब तक नहीं गया है, तो ओबियसली जब बैंक के पास कोई पैसा गया ही नहीं तो वो उसको कैसे प्लस कर देगा, तो इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं 2,000 रुपये से। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा निर्गमित चेक बैंक में नहीं भेजे गए। भाई निर्गमित तो कर दिए चेक बट बैंक में नहीं भेजे गए अभी तक। ठीक है, तो जब बैंक में नहीं भेजे गए तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखो जो बैंक ने वसूल ही नहीं किया है ना, जब उसके पास आए नहीं तो हम उसको घटा देंगे। बट चेक निर्गमित हो गया लेकिन बैंक में अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे 750 के नाम से बैंक की पासबुक में। पासबुक की बात हो रही है बेटा। फिर है हमारी बैंक ने हमारे विनियोजित धन पर ब्याज प्राप्त किया, यानी कि उसने चेक ने ब्याज प्राप्त किया और पासबुक में लिखा गया, पासबुक में भी लिख दिया परंतु कैश बुक में नहीं लिखा गया। तो इसका जो आंसर होगा, अब देखो आप बैंक द्वारा जारी किया गया ब्याज है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे 295 के नाम से। ठीक है, क्योंकि हमने कैश बुक में नहीं लिखा और जो चीज पासबुक में नहीं कैश बुक में नहीं लिखी जाती उसको प्लस कर देते हैं। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, अधिविकर्ष पर बैंक ने ब्याज लगाया जो कि रोकड़ बही में नहीं लिखा गया था। अधिविकर्ष पर बात अधिविकर्ष की हो रही है। ठीक है, ब्याज लगाया जो कि रोकड़ बही में नहीं लिखा गया था, तो हम इसको माइनस करेंगे 190 रुपए के नाम से। ठीक है, ये रहा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज, ये हमें देना है। फिर है हमारा अनादरित बिल का धन, यानी कि कोई बिल है जो अनादरित हो चुका है, पासबुक में लिख दिया गया किंतु कैश बुक में नहीं दिखाया गया। ठीक है, पासबुक में लिख दिया गया किंतु कैश बुक में नहीं दिखाया गया अनादरित बिल का धन, यानी कि वो ओबियसली हमारे पास आएगा, तो हम इसको घटाएंगे 575 के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए आप इसको अब सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व होगा, इसको और इसको प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस करके आ जाएगा हमारा 10,045 रुपये। ठीक है, फिर 12,700 में से और 1,045, हाँ 295 और 750 को हम प्लस करेंगे, हमारे आ जाएंगे 1,045 रुपये। और 12,700 में 1,045 हम प्लस कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 17,745 रुपये। ठीक है, और अब हम इनको प्लस करेंगे जो हमारी घटाने वाली मदें हैं, 2,000 और 190 और 775, हम 575, इनको प्लस करके आएगा हमारा 765 रुपये, यानी कि 2,765 रुपये। अब 13,745 में से हम 2,765 रुपये को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,980 रुपये। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके 4 मेथड थे, मैं आपको चारों बता चुकी हूँ। अगर और ट्रिक्स मुझे इसके अकॉर्डिंग मिली कि कौन सी अमाउंट कहाँ पर आनी है तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, पर याद रखना इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि समाधान विवरण क्यों रेडी किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, आप उस पर ज्यादा फोकस करना क्योंकि वो ज्यादा आता है एग्जाम में आपके। ठीक, तो बच्चों आज तो मैंने आपको बैंक समाधान विवरण कंप्लीट करा दिया है और कल मैं आपको कराऊंगी विनिमय पत्र। ठीक है, बिल्स और प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी।
ठीक है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे। इनफैक्ट अति लघु क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से बहुत बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी बहुत बनते हैं, और ये आपके एग्जाम के में जरूर आते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल की क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना मतलब आज मैं इसकी समरी बता रही हूँ। ये एक विनिमय पत्र होता है जिसमें भुगतान के लिए लेखक लिखता है कि वे अमुक धनराशि अमुक टाइम पर इस तरीके से प्राप्त करेगा किसी भी व्यक्ति से। कल मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कराऊंगी। फिर हमारा प्रतिज्ञा पत्र, इसमें लेखक जो है वो प्रतिज्ञा लेता है कि वह इतनी धनराशि निश्चित समय पर निश्चित अवधि के बाद किसी व्यक्ति को दे देगा। ठीक है, हुंडी में भी यही है। ये इनफैक्ट अब तो ये प्रचलन में भी नहीं है, पहले ही प्रचलन में थी। इसमें भी किसी व्यक्ति को धनराशि देने का आदेश या दिया जाता है। तो ये कल मैं आपको इनकी डेफिनेशन कराऊंगी, इनकी विशेषताएं, और यहाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमारा फाइनल अकाउंट हो चुका, बैंक हो चुका हमारा, समायोजना वाला भी फाइनल अकाउंट हो चुका है हमारा, और हमारा बैंक समाधान विवरण भी हो चुका है। अब हम अगली जो हमारी थियोरिटिकल पार्ट चलेगा वो होगा हमारा विनिमय पत्र। ठीक है, देखो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीजक भी बहुत इंपोर्टेंट है, और जो आपका बैंक समाधान विवरण है वो भी आप एक बार देख लेना, शायद आप आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।